रोशनी का नहीं, रहस्यों का भी प्रतीक है। जब धरती और सूरज की सीधी रेखा में चांद फंस जाता है, तब होता है चंद्र ग्रहण। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। अब विज्ञान की नजर में एक खगोलीय घटना है, लेकिन आस्था की नजर में अगर इसे देखें तो संकेत और संदेश। भारत जैसे देश में चंद्र ग्रहण सिर्फ आसमान का नजारा नहीं है, बल्कि संस्कृति, परंपरा और विश्वास का हिस्सा है। ग्रहण ने हमेशा इंसानी सोच को झकझोरा है। कहीं से अशुभ माना जाता है तो कहीं ज्ञान का अवसर। अब से थोड़ी देर बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार इस पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 9:57 से होनी है। मध्य रात्रि 1:26 तक ये दिखेगा। इस बार 122 वर्षों बाद पितृपक्ष की शुरुआत के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। साथ ही शनि और गुरु का दुर्लभ संयोग भी आज देखने को मिलेगा। आज रात चांद पर लगने जा रहा है ग्रहण। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखेगा। माना जा रहा है ये ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। पौराणिक मान्यताओं में चंद्र ग्रहण को राहु केतु से जोड़ा जाता है। राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। कथा है कि जब राहु केतु चंद्रमा को ग्रसित करने की कोशिश करते हैं, तब चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण के समय सबसे अच्छा ये है कि आप चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करें। चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई सबसे खास जानकारी तो ये है, जो लोग बाग ये है कि उसके ग्रहण का हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे शुभ कर्मों पे बाधा आती है। अगर हमने कुछ भी ऐसी त्रुटियां की तो उस दौरान उससे बचना चाहिए और भगवत भजन में रहना चाहिए। और सबसे अच्छा, आप गीता खोल लीजिए, कुछ भी नहीं आप भगवत नहीं पढ़ सकते, गीता उसके अध्याय का पाठ करिए। चंद्र ग्रहण को सौर मंडल की महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहते हैं। चलिए जानते हैं कैसे बनता है ब्लड मून। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा कुछ समय के लिए धुंधला या लाल दिखाई देता है। यह खगोलीय घटना केवल पूर्णिमा की रात को ही होती है, जब तीनों पिंड एक सीधी रेखा में होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को लाल रंग में अपवर्तित कर देता है। तब चंद्रमा का रंग हल्का लाल या नारंगी हो जाता है, जिससे चंद्रमा ब्लड मून जैसा लाल दिखाई देता है। ब्लड मून को इसलिए ब्लड मून कहा जाता है, वैसे तो पूर्णिमा को पड़ता है, जब 2.5 साल में एक बार ऐसा आता है कि एक महीने में 2 बार पूर्णिमा आती है। जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसी को ब्लड मून का। और ब्लड मून क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का रीजन है कि सूर्य का ताप इतना तेज होता है कि उस दौरान जब चंद्रमा आते हैं बीच में, लालिमा धारण किए लेते हैं, उनका स्वरूप ऐसा होता है कि वो एकदम लाल दिखाई देते हैं सूर्य के ताप की वजह, सूर्य के किरणों की वजह से। इस वजह से उसको ब्लड मून कहा जाता है। अगर आसमान साफ रहा और रात बारिश न हुई तो साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा। आप साफ तौर पर ब्लड मून का नजारा देख सकते हैं। ये ग्रहण एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के साथ ही हिंद महासागर में भी दिखेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में चंद्र ग्रहण की घटना कब होगी। 7 सितंबर यानी भाद्रपद की पूर्णिमा है। ये ग्रहण रात 9:58 पर शुरू होगा, रात 1:26 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की होगी। ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 पर शुरू हो चुका है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। तो इस दौरान आप कुछ भी कोशिश करें कि आप भगवत भजन करें और कोशिश करें कि विष्णु जी के शरण में जाएं और कोई भी अन्न जल ग्रहण ना करें। बहुत देर का नहीं है तो कोशिश करें कि आप कुछ भी अन्न जल ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि उस समय किरणों के माध्यम से, जो हमारे ब्रह्मांड के किरणों के वजह से वो दूषित हो जाती है। ज्योतिष के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि ये चंद्र ग्रहण शनि की कुंभ राशि में लगने जा रहा है।
माना जा रहा है कि इस ग्रहण का प्रभाव उन राशियों पर भी पड़ेगा जिन पर शनि की 7.5 चल रही है। तो चलिए अब जानते हैं वो 3 राशियां कौन सी है जिसका चंद्र ग्रहण पर सीधा असर होगा। इस समय शनि की 7.5 3 राशियों पर चल रही है, जिसमें मेष, कुंभ और मीन है। चंद्र ग्रहण के कारण मेष वालों को समस्याएं आ सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। आर्थिक फैसला सोच समझकर करें, जल्दबाजी में फैसला न लें, नहीं तो नुकसान होगा। कुंभ राशि वालों को किसी अपने से धोखा मिल सकता है, निवेश करने से नुकसान हो सकता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। वहीं चंद्र ग्रहण के असर से मीन राशि वाले लाभ में रहेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। अगले 15 दिन बिजनेस में लाभ के योग बन रहे हैं। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और सूतक काल आरंभ हो चुका है। सूतक के समय किसी भी धार्मिक कार्य करने की मनाही होती है। साथ ही मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। ज्योतिषी चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों को सतर्क कर रहे हैं। ज्योतिष के बताए उपायों को अपनाकर आप ग्रहण के बुरे असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किस तरह की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। जो नियम है वो बहुत से सामान्य है, कोई ऐसा कुछ बड़ा नियम नहीं। आप इसके लिए कोई पूजा विधान भी नहीं है। आप बस उसमें कोशिश करें कि जो हमारे तीनों ब्रह्मांड के देवता हैं या आपके जो भी इष्ट हैं उनकी पूजा करें। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करें और ये सारी चीजें करते हो। या आपको अपने इष्ट जिसको भी आपकी कुल देवी हैं, कुल देवता, उन्हीं का स्मरण करें, जिससे आपके ऊपर किसी भी तरह का ग्रहण का प्रभाव ना पड़े। इस काल में प्रयास करें कि आप कोई आहार ग्रहण न करें। जिस भी ईश्वर के स्वरूप की उपासना करते हो उनकी उपासना करें। इस समय में भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें। ग्रहण काल के खत्म हो जाने के बाद संभव हो तो स्नान कर लें। हाथ पैर धोकर कुछ न कुछ चंद्रमा की वस्तु का दान करें। चावल, चीनी, दूध, नारियल और चांदी का दान शुभ होगा। गर्भवती महिलाओं को इस काल में श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। ग्रहण के नियम बीमार, वृद्ध और बच्चों पर लागू नहीं होते। आज से ही पितृपक्ष का आरंभ भी हो चुका है। तो ये चंद्र ग्रहण दरअसल आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है? शुभ, अशुभ, कैसे रहेगा ये आपके लिए, ये समझने के लिए एक बड़ा सा पैनल हमारे साथ है। स्वामी अवधेशपुरी जी स्वास्थ्य पीठाधीश्वर हैं उज्जैन के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणव शर्मा खगोल शास्त्री हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम कपिल ज्योतिषी हैं, वो हमारे साथ हैं। मनीषा कौशिक ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री ज्योतिषी हैं जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण मिश्रा ज्योतिषी जो कि वो भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। और खास हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संतोष शर्मा को भी हम देख पा रहे हैं, प्रयागराज में वो मौजूद हैं। अब जो तरीके हैं, जो परंपराएं हैं, दरअसल वो ये कहती हैं कि जब से ये चंद्र ग्रहण लगे उससे पहले या तो आप स्नान कर लीजिए, तप कीजिए, जाप कीजिए, मंत्रोच्चार कीजिए। और कुछ ऐसा ही नजारा प्रयागराज में दिख रहा है, जहां पर संतोष आप हैं, वहां पर हम देख रहे हैं अभी से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए भक्ति में लीन है। और जब से सूतक काल शुरू हुआ है तभी से मंदिरों के कपाट बंद हो गए। और कपाट बंद होने के बाद अब क्योंकि जैसे जैसे 9:57 से पूर्ण चंद्र ग्रहण का काल शुरू होगा, उसके बाद से कहा जाए कि पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो सबसे कठिन काल होगा वो शुरू होगा। और वही वजह है कि मंदिरों में, मैं इस समय पर जिस मंदिर में मौजूद हूँ, ये राजराजेश्वरी का 150 साल पुराना मंदिर है, गर्भगृह में मौजूद हूँ। और यहाँ पर ये यमुना के तट पर, प्रयागराज में यमुना जी के तट पर ये मंदिर बसा हुआ है। और यहाँ पर महंत हैं। थोड़ी देर पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो मंत्रोच्चारण हो रहा था। जो लोग हैं वो यहाँ पर सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंदाय हरे, श्री कृष्ण गोविंदाय हरे करके नाम ले रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण पढ़ रहे हैं। तो जो जिस भक्ति में है, जिसके पास जो मंत्र है, वजह की इस तरीके से सिर्फ ये कठिन काल है। महंत जी भी हमारे साथ हैं। ये जो वक्त है कैसे निकाला जाए और कितना महत्वपूर्ण होता है एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए इस काल का सदुपयोग करना? कहते हैं कि इसमें चंद्र ग्रहण बहुत कठिन होता है। इस ग्रहण काल में हमेशा से हमारे ऋषि मनीषी और अनादिकाल से ऊर्जा का अल्प समय में
ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा एकत्र करने का ये एक सूत्र भी रहा है, तंत्र मार्ग में भी, वैदिक परंपरा में भी, और इससे देश, राष्ट्र और समाज का भी उत्थान हो सकता है। इसलिए हमें इस समय काल में पूरा समय, जो ग्रहण काल का समय है, उस ग्रहण काल के समय में ज्यादा से ज्यादा जप, ज्यादा से ज्यादा पाठ, ज्यादा से ज्यादा नाम जप, मंत्र जप। ऐसी मान्यता है कि यदि इस ग्रहण काल में जिस मंत्र का आप जप कर लेते हैं, उसका एक पुरुष चरण संपूर्ण हो जाता है। और यह जप यदि किसी मंदिर में हो तो वो और गुना फलदायी होता है, किसी देवालय में हो, और यदि वह देवालय किसी तीर्थ में हो तो अनंत गुना फलदायी होता है। यदि किसी नदी, किसी पवित्र गंगा, यमुना, सरस्वती के सानिध्य में हो, यह मंदिर या ये स्थान, बिल्कुल। और ये हम तो देख रहे हैं जिस तरह कोटि संतोष गुना आप दिखा रहे हैं, पूजा अर्चना हालांकि मंदिर में नहीं, लेकिन आप मंत्रोच्चार कीजिए, भजन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमारे साथ आशुतोष भी, जल्दी से उनका रुख कर ले, फिर खास मेहमानों का रुख करेंगे। आशुतोष, आप जहां पर हैं वहां क्या देख पा रहे हैं? ये मान्यताओं से अलग की दुनिया है अर्पिता। जब भी इस तरह के ग्रहण होते हैं तो हमेशा जो विरोधाभास रहा है मान्यताओं और खगोल शास्त्र के बीच में, मान्यताओं, परंपराओं और विज्ञान के बीच में, हालांकि दोनों के अपने तर्क हैं और विरोधाभास जरूर, लेकिन कोई किसी को काटता नहीं है कि मान्यता है ये करें या ना करें। लेकिन हम अपने वैदिक समय से जानते हैं कि चाहे वो आर्यभट्ट से लेकर के भास्कराचार्य ने खगोल के जिन सिद्धांतों को दिया, उसे अपनाया आगे जाकर के गलीलियो और कोपरनिकस ने। और इसीलिए जब खगोलीय घटना होती है तो एक कौतूहल लेके आता है। एक बच्चा जब उसके दूध के दांत निकलते हैं तो माँ उस चंद्रमा से रिश्ता जोड़ती है, पहले मामा का। बच्चा जब बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, चांद को जीवन के सकारात्मक दिशा में देखता है तो उसे फलसफाना ये मिलता है कि चांद भी देखिए कैसे अंधेरे को चीर करके आगे निकलता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर आशिक मिजाज हो जाती है और फिर कहता है चांद जरा जमीन पर उतर। लेकिन यहाँ जो कौतूहल आपको नेहरू तारांगण में दिखाई देगा, ये विज्ञान की परंपराओं के इतर खगोल शास्त्र और उसमें रुचि रखने वाले लोग हैं, जिन्हें ये घटना दिखाई देती है कि कैसे ये एक मूवमेंट हो रहा है। लाल चंद्रमा दिखाई देगा और इस साल का दूसरा और साल का सबसे बड़ा होगा। और उसी कौतूहल के लिए टेलीस्कोप है, प्रोजेक्शन है, बहुत सारे हैं। एक नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया ये बताने के लिए कि कैसे एक परंपरा और एक मान्यताएं रही हैं कि इसमें सूतक काल होता है, आप क्या करें क्या ना करें परंपराओं के अनुरूप। लेकिन वैदिक काल, वैदिक गणित से लेकर के सदियों पुरानी जो हमारी परंपरा वैदिक की रही है, जो हमारे ऋग्वेद और यजुर्वेद की परंपरा रही है, उसको आगे जो हमने भारत से जाकर के पश्चिम तक देखा, वहां ये से एकमात्र परंपरा दिखाई देती, वो ये कि एक खगोलीय घटना है, कौतूहल लेकर के आती है। इसे देखिए और इसमें कीजिए कि दुनिया कितनी रहस्यमयी है। अर्पिता, बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि अभी हम अगर पैनल में ही देखें तो यहाँ पर खगोल शास्त्री भी हमारे साथ हैं, ज्योतिषी भी हमारे साथ हैं। खगोल शास्त्री अलग इसमें रखेंगे, क्योंकि अगर उनसे आप पूछिए कि क्या हम इस चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं तो वो कहेंगे कि बिल्कुल देखिए और जरूर देखिए। लेकिन जो ज्योतिषी हैं वो, उनका मानना इससे विपरीत है। जरा सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी हैं। पंडित जी, सबके दिमाग में एक यही सवाल है कि ये आखिरकार 122 साल के बाद एक संयोग बना है, इसको दुर्लभ क्यों कहा जा रहा है? अर्पिता जी, ग्रहण हमेशा ही एक खगोलीय घटना के रूप में और शास्त्रीय सिद्धांत, देखिए ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो जितना भी गणित भाग है वह सिद्धांत ज्योतिष कहलाता है। सिद्धांत ज्योतिष में आप चाहे ग्रह लाघव की बात करें, चाहे सूर्य सिद्धांत की बात करें, आप किसी भी सिद्धांत ज्योतिष को उठाकर देखिए, ग्रहण पड़ते किस प्रकार से हैं। ये हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है यह 360 अंशों में बटा हुआ है, 360 अंश हैं। और ये 360 अंश को पार करने के लिए सूर्य को 1 वर्ष का समय लगता है, उसको चंद्रमा 1 महीने में पार करता है, एक राशि को 2.25 दिन में पार करता है। अब ऐसी स्थिति में जो 12 राशियां हैं वह एक राशि 30 अंश की है। अब वहां राहु की गति, सभी ग्रहों की अपनी अपनी गतियां हैं। राहु हमेशा 3 अंश 11 कला से अपनी गति करता है। राहु की गति, अब इसको देखिए, पूर्वा पर, उत्तरार्ध और ऊपर से नीचे, ये इस प्रकार से 6 इसके भाग है। तो आप ये समझिए कि 2 बिंदु हैं, एक उत्तर बिंदु और एक दक्षिण बिंदु।
या एक पूर्वा पर यानी एक पूर्व बिंदु और दूसरा संपातिक बिंदु पश्चिम बिंदु, ये दोनों राहु और केतु हैं। ये दोनों सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को बाधित करते हैं। सूर्य की हमेशा गति क्रांति वृत्त में है और सभी ग्रह अपने विमंडल में भ्रमण करते हैं, जिसको एक भगण कहते हैं। एक वर्ष में इनका सभी का अलग अलग गतिमान होता है। अब जब वहां पर आकर के राहु अथवा केतु चंद्रमा अथवा सूर्य के भुजांश के 14 अंश से कम का अंतर रहता है। देखिए, हर महीने में पूर्णमासी तिथि आती है और पूर्णमासी, लेकिन हर महीने की पूर्णिमा तिथि को ग्रहण नहीं पड़ता है। वह किसी महीने के जा करके किसी महीने की पूर्णिमा तिथि को या अमावस्या तिथि को ग्रहण पड़ता है। अब ऐसी तिथि में क्यों? क्योंकि हमेशा सूर्य और चंद्रमा जो उत्तर से दक्षिण के इनके भुजांश हैं उसमें जाकर के और 4.25 अंश के अंतर में उत्तर अथवा दक्षिण में रहते हैं। इसलिए कभी सूर्य और चंद्रमा 180 अंश के अंतर में होते हुए भी पूर्णिमा की तिथि में दोनों का अंतर 180 रहता है और अमावस्या तिथि में दोनों सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि के एक ही अंश कला विकला में आकर के अमांत में हो जाते हैं। तो इस वर्ष ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 14 अंश से कम जब भुजांश होते हैं तो ग्रहण की संभावना बनती है। 10 भुजांश से जब कम अंतर रह जाता है सूर्य राहु और चंद्रमा में, तब निश्चित रूप से ग्रहण पड़ने की संभावना बनती है। और जब 6 अंश से भुजांश कम हो जाता है स्पष्ट में चंद्रमा और राहु में, तो वह पूर्ण ग्रहण पड़ता है। और पूर्ण ग्रहण जब पड़ता है तो आप ये समझिए कि जो सूर्य का गोल बिंब है वह 6500 है योजन, और चंद्रमा का जो मंडल है, चंद्रमंडल है, वह 480 जो है योजन उसका विस्तार है। अब उतने में मात्र 4 अंश चंद्रमा के शेष बचते हैं, जिसको राहु ने पूरी तरह से ग्रसित नहीं किया है। तो ज्योतिषीय दृष्टि से यह मात्र 6 अंश चंद्रमा का शेष रहता है, से सारे अंश को राहु ने ग्रसित कर लिया। अब ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा चूंकि भूमेर पिंडा शशांका ज्ञा कविरबे कोजे जारकी नक्षत्र संज्ञा, पृथ्वी से सबसे नजदीक चंद्रमा है, सबसे अधिक प्रभावित चंद्रमा पृथ्वी में रहने वाले व्यक्तियों को करता है और सबसे अधिक गति, तेज गति में भी चंद्रमा की गति है। अब उसको जब राहु ग्रसित कर लेगा, अपने समझ लीजिए कि अपने प्रकोप में ले लिया, तो चंद्रमा का प्रभाव जिससे जीवन चलता है, प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक मनुष्य का जीवन जहां से चलता है, वह समाप्त होने की कगार में आ जाता है। चंद्रमा वनस्पतियों का स्वामी है, चंद्रमा औषधियों का स्वामी है, चंद्रमा जल का स्वामी है, चंद्रमा प्रकृति का स्वामी है। इस प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप बढ़ते हैं, जो अन्न है, भोजन है, वह विष के रूप में परिवर्तित होने लगता है और उसको ग्रहण करने वाले अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार अनेकों कारण है। दूसरी सबसे और महत्वपूर्ण कारण ज्योतिष की दृष्टि से आपको बतलाऊं कि यह जो ग्रहण पड़ रहा है शतभिषा नक्षत्र के अंतिम चरण में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में, अर्थात कुंभ राशि में पड़ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है जबकि बिल्कुल ग्रहण जिस राशि पर पड़ रहा है उसके साथ ही दूसरी राशि पर शनि का गोचर चल रहा है, और बृहस्पति के अतिरिक्त एक भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो सहयोग के लिए या मित्रता के लिए, अधिमित्र या अधिशत्रु। तो सभी ग्रह विपरीत हो रहे हैं। सभी जितने 9 ग्रह हैं उसमें मंगल और केतु, चूंकि 7 का अंक है तो यह केतु का अंक है, और 9 अंक जो सारा टोटल मिलाकर बनता है वो मंगल का अंक है। तो इस प्रकार से वायुयान की घटनाएं, बड़े बड़े पर्वतों का टूट करके गिरना, मूसलाधार जल वृष्टि होना, प्राकृतिक प्रकोप होना, ये सभी आपको, क्योंकि सूर्य सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा का जो प्रभाव, चंद्र ग्रहण का प्रभाव है वह 108 दिन तक रहता है। तो इतने बीच में आपको ये सारी आपदाएं देखने को मिलेंगी और पूरा जनमानस जो है उथल पुथल में परिवर्तित हो जाएगा। और ये हमने देखा है, क्योंकि अगर ज्योतिषी के आधार पर ही देखें तो जिस तरह से अभी पहाड़ों में स्थिति रही है, वो इसी से जोड़कर भी ज्योतिषाचार्य जो लोग हैं वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये उसी का असर है जो अभी हम हालात देख रहे हैं। और हम ये मान के चलिए कि अभी 108 दिन जैसा आपने बताया, यानी अभी कुछ दिन ऐसे हालात और रह सकते हैं। मनीषा जी, जरा क्योंकि
एक आसान शब्दों में ये चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया दुर्लभ संयोग कैसे बन रहा है, लेकिन ये संयोग जो है ये क्या लेकर आपके लिए आएगा? ये आपके लिए शुभ होने वाला है या अशुभ होने वाला है? ये देश और दुनिया में अच्छे प्रभाव डालेगा, बुरे प्रभाव डालेगा, लोगों की मनस्थिति में कैसे प्रभाव डालेगा, जरा ये समझाइए। ये तीनों सवाल आपके मैं लूंगी। सबसे पहले कि ये संयोग जो बन रहा है वो मैं अगर समझती हूँ तो ये महासंयोग है मेरे लिए, क्योंकि पहली बार कितने समय बाद ऐसा हो रहा है कि 9 के 9 ग्रह जो हैं उनकी इकट्ठी प्लैनेटरी कैबिनेट मीटिंग बैठने वाली है। समझने की कोशिश करते हैं, हम कह रहे हैं चंद्र ग्रहण की बात हो रही है। चंद्र यानी मून, ग्रहण जो है वो राहु लगा रहे हैं, तो 2 प्लैनेट्स ऑलरेडी हमारे इंक्लूड हो गए। ये ग्रहण जो है वो संडे के दिन पड़ रहा है, तो यानी सूर्य की एंट्री भी हो जाती है। ग्रहण जो है वो सितंबर मंथ में है, सितंबर जो है वो 9th मंथ है, और नंबर 9 जो है वो मार्च को रिप्रेजेंट करता है, तो मंगल भी साथ जुड़ गए। ग्रहण जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 7 सितंबर 2025 को, डेट भी 7 है, डेट का टोटल जो है वो भी 7 है, यानी केतु भी साथ जुड़ जाते हैं। ग्रहण पड़ रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और 25th नक्षत्र भी है, तो केतु जो है वो एक बड़ा रोल इस दौरान जो है वो अदा कर रहे हैं। ग्रहण लग रहा है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में, यानी शनिदेव भी जुड़ गए। जिस समय ये ग्रहण शुरू होगा, अगर हम उस वक्त की कुंडली बनाएं तो टॉरस यानी वृषभ असेंडेंट आता है, जो कि शुक्र की राशि है। तो जब 9 के 9 प्लैनेट्स जुड़ जाते हैं, बड़ी कैबिनेट मीटिंग है, ये सारे 9 प्लैनेट्स इन स्पिरिट इकट्ठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े डिसीजंस तो डेफिनेटली जो है वो लिए जाएंगे। कुछ गणनाएं जो मैंने इस वक्त के चंद्र ग्रहण के लिए की थी कि यूजुअली जब ग्रहण आते हैं ना, तो हमें हमेशा नजर आता है कि फाइनेंशियल उथल पुथल जो है वो बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं मार्केट्स में अचानक से तेजी आना या फिर अचानक से क्रैश वाली स्थितियां बनना, ये हमें अगले 3 से 4 महीने में जो चीजें हैं वो नजर आएंगी। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, पर सिल्वर के अब और तेजी से जो है वो बढ़ने शुरू होंगे। इस दौरान जो ये आपदाएं जो है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे अर्थक्वेक्स आना, पानी से जो नुकसान ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है कि देश भर में जो है वो नुकसान हुआ है, पर ये चीजें अभी कंटिन्यू होने के चांसेस जो हैं वो हैं। उसके साथ साथ धार्मिक स्थल के आसपास जो है वो कोई ना कोई घटनाएं हो सकती हैं। फैशन इंडस्ट्री में बहुत तेज चेंजेस आएंगे, कहीं ना कहीं जो है वो छोटे ब्रांड्स बड़े ब्रांड्स को एक्वायर कर सकते हैं। बड़े ब्रांड्स इस दौरान जो है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कैश लिक्विडिटी से भी जुड़े हुए जो माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक्रप्सी जो है वो डिक्लेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। पर आपकी जो दूसरे सवाल था कि क्या ये शुभ है या अशुभ है, तो जब ये चंद्रमा जो है ना, वो हम ये कहें इंडिविजुअल्स की बजाय जो बड़े डिसीजंस हैं वहां अफेक्ट करते हैं, क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो जो बड़े लेवल पर लोग बैठे हैं, अगर उनके ही डिसीजंस कहीं गलत हों, तो ये चीज जो है वो जनमानस को जरूर अफेक्ट करेंगे। गलत नहीं कह सकती, पर कुछ कड़े डिसीजंस जो है इस दौरान हमें लेने पड़ सकते हैं, जो लोग बड़े ओहदे पर हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी कि ये क्या डर है, क्या इसे हमें डरना चाहिए, क्या ये अशुभ ही लेके आएगा, क्योंकि मैंने भी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन जो कही, तो उसमें कहीं अच्छी बात जो है वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आई। अच्छी बात जो है, मान लीजिए कोई छोटा ब्रांड कोई बड़ा ब्रांड को एक्वायर करता है, तो उसके लिए तो वो ग्रोथ वाली अपॉर्चुनिटीज हैं ना। अच्छी चीजें क्या हैं, आप अभी विजुअल्स में देख रही थी कि जहां मंदिर में जो जाप चल रहा था, आपको किसी के भी चेहरे पे कोई शिकन नजर आ रही थी? ये समय है, ये अपॉर्चुनिटी है जब हमें अपने आप को कहीं ना कहीं मंत्रों के साथ लीन करना चाहिए, भक्ति में जो है वो लीन करना चाहिए। ग्रहण की बात कर रहे थे ना हम, तो मुझे लगता है कि कोई भी कॉस्मिक इवेंट जब आता है ना, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाता जरूर है। जैसे कि ग्रहण का मतलब है कि ग्रहण तब लगता है जब 2 के बीच कोई तीसरा आ जाए। अब ये भले चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, या रिश्तों का ग्रहण हो। चंद्रमा जो है वो मन के कारक है, और इस पूरे दौरान जो सबसे ज्यादा हमें स्थिरता जो चाहिए वो मन में। चंद्रमा जब भी हमें आसमान में नजर आते हैं तो वो एक जैसे नजर आते ही नहीं, घटते बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो है वो पूर्णिमा का चांद होगा, धीरे धीरे जो है वो अमावस्या भी आती है। तो इसका मतलब है कि मन भी जिस तरीके से घटता बढ़ता रहता है, ये समय है कि हमें अपने मन को स्थिर करना है, और ये स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने वाला समय जी। एक रिएक्शन में जल्दी से स्वामी अवधेशपुरी जी से भी ले लेती हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी बारी बारी से पहुंच लेते हैं। स्वामी जी। जी आप सुन पा रही हैं क्या? जी जी स्वामी जी, मैं सुन पा रही हूँ। इस चंद्र ग्रहण को आप कैसे देखते हैं? जी मैं ये देखता हूँ कि ये घटना अपने आप में खगोलीय तो है ही जी, लेकिन हम अगर सच्चे अर्थों में कहें तो ये बहुत बड़ी घटना है, जो कि पूरे मानव मात्र पर नहीं जीव मात्र पर प्रभाव डालने वाली ये घटना है। अपने आप में बहुत ही दुर्लभ संयोग है, जैसा कि आप बता ही रहे, करीब 122 वर्ष बाद ये
पुनरावृत्ति इस प्रकार की हो रही है, ये संयोग बना है। तो चंद्रमा का, जैसा कि पूर्व वक्ता भी कह रहे थे, कि चंद्रमा का सीधे संबंध हमारे मन से है। और हम ये सब जानते हैं, साइंटिफिकली जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में 70% लिक्विड है जिसको चंद्रमा रूल करता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि जब चंद्रमा स्वयं प्रभावित है तो वह चंद्रमा हम सभी के मन को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि वह मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः। तो मन का कारक होने के कारण हम सबके मन पर वो असर डालेगा। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जब ग्रहण की चर्चा की तो उसके साथ एक बहुत बड़ी एक साधना पद्धति जोड़ दी। उसका जो रहस्य है, या तो हम कहेंगे कि एक वैज्ञानिक उसका जो ठोस आधार है, वो यह है कि हम ऐसे समय पर अपने मन को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें, अच्छी भावनाओं से जोड़ें, अच्छी साधनाओं से जोड़ें। इसलिए मंत्रों की साधना की हम लोगों को सलाह दी गई। ऋषियों ने कहा कि उस समय पर जब आप किसी मंत्र की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसको सिद्ध काल कहा। उसका फल लाखों गुना बढ़ जाता है, करोड़ों गुना बढ़ जाता है। और दुर्लभ संयोग ये है कि हम देख पा रहे हैं कि यह ग्रहण काल पितृपक्ष के प्रारंभ में आ गया। अब हम कल्पना करें कि पितृपक्ष के प्रारंभ में चंद्र ग्रहण और जब समाप्त होगा तो सूर्य ग्रहण, ये पितृपक्ष अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो मैं तो एक बात ये समाज के सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सब इस समय का पूरा लाभ उठाएं, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें, क्योंकि हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ, ये बहुत महत्वपूर्ण ऋण हैं, तो ऋषि ऋण। तो इन ऋणों से उऋण होने का एक बहुत सुंदर समय है। पितरों के ऋण से उऋण होने के लिए हम अपने पितरों को जल अर्पित करें, यानी तर्पण करें उनका। और ग्रहण काल में भी तर्पण हो सकता है, रात्रि के समय। कई लोग ऐसा सोच सकते हैं साहब रात्रि में ग्रहण है तो हम रात्रि में तर्पण कर सकते हैं क्या? तो हमारे शास्त्र हमको आदेश देते हैं कि हम रात्रि में तर्पण कर सकते हैं। रात्रि में भी अपने पितरों के नाम तर्पण करें। कोई कुछ न कर पाए तो एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़े काले तिल, तुलसी के पत्ते और जो कुशा घास आती है थोड़ा सा वह डाल करके वह अपने पितरों का तर्पण करें। तो मुझे लगता है कि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ये निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि तर्पण से हमारे जो पितृ हैं वो प्रसन्न होंगे। और हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि कहीं ना कहीं हमारे पितृ जो है वह नाराज रहते हैं, तो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने का अद्भुत समय है। एक बात और कह देना चाहूंगा कि हमारी जो माता बहन ऐसा सोचती होंगी ना कि हम तर्पण नहीं कर सकते, उन माता बहनों को भी तर्पण करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही शास्त्र कहते हैं कि सीता जी ने दशरथ जी का तर्पण किया था। भगवान राम ने विश्वास के लिए जब पूछा उनसे कि आपने तर्पण किया है, तो सीता जी ने तो कहा ही, लेकिन साथ में वट वृक्ष ने गवाही दी कि हाँ सीता जी ने तर्पण किया है। और दशरथ जी प्रसन्न होकर के स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हाँ तर्पण किया है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अपने पितरों को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत ये समय है। हाँ, थोड़ी सावधानियां जरूर भी थोड़ा सा विरोधाभास, यानी आप कह रहे हैं, राजकुमार शास्त्री जी हैं वो कह रहे हैं कि रात में कैसे तर्पण हो सकता है? स्वामी जी स्वामी जी मेरी शंका ये है कि ये चंद्र ग्रहण है और पितृलोक से संबंध सूर्य का है, इसलिए सूर्य को सविता कहते हैं। ऋषि अगस्त का संबंध भी पितृलोक से बतलाया जाता है। तो चंद्र ग्रहण में आप जो तर्पण की बात कह रहे हैं वो कैसे संभव हो सकता है? क्या रात्रि में किया हुआ तर्पण है पितृलोक को प्राप्त होगा? पितरों को बिल्कुल प्राप्त होगा। ये मैं नहीं कहता, ये भी हमारे ग्रंथ ही कहते हैं, आप ऐसा याद रखें। क्योंकि रात्रि के लिए ये शंका लोग करते हैं, इसलिए तो मैंने बात कही है। ये भी शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि का जो तर्पण है वो स्वीकार होता है, क्योंकि काल का जो महत्व है अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है और इसको हम प्रधान मानते हैं। ग्रहण काल है और रात्रि में ग्रहण काल आए तो रात्रि में भी वो लागू हो जाएगा वहां और हम उसको कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसमें कोई शंका की आवश्यकता है नहीं। तर्पण के लिए जो है वह दिन के 12 से 4 बजे का समय बतलाया जाता है। हाँ, कुतुब काल कहते हैं उसको, 11:30 से 12:30 काल में श्राद्ध करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। उसके उपरांत तो श्राद्ध ही वर्जित है। जी नहीं, वो माना
तो वह जो समय है वह दिन के लिए और सामान्य दिनों के लिए है, लेकिन जब हम ग्रहण काल का उपयोग करने वाले हों, उसका लाभ उठाने वाले हों, तो हमको इस समय तर्पण कर देना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा अनुपम है। कपिल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं राजकुमार शर्मा जी के जो व्यूज से सहमत भी हूँ, लेकिन इसमें एक स्वामी जी जो कह रहे हैं कि रात को करने से भी कुछ शास्त्र कहते हैं कि मान्य होता है पितरों को। लाल किताब में एक ऐसा ये है कि जब ग्रहण होता है तो वो कद्दू लेके चांदी का नाग और नागिन बना के उसके अंदर खोद के चंद्रमा को देख तो नहीं सकते आप, लेकिन बिना मंत्र किए उसको अपना सर्प दोष के लिए, शांति के लिए जो है वो बहाने से, वो लाल किताब कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, आई डोंट बिलीव कंप्लीटली इन व्हाट ही सेज। राजकुमार शास्त्री जो कह रहे हैं अपहरण काल जो आफ्टरनून वाला जो समय है, जब सूर्य चाहिए, हमें सूर्य के किरण भी लेकिन चाहिए। यहाँ पर और फिर ये दुविधा हो जाती है। मान लीजिए जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जो दर्शक प्रणव जी इसमें मुस्कुरा भी रहे हैं क्योंकि खगोल शास्त्री हैं, स्वाभाविक है वो आपसे अलग मत रखते होंगे। नहीं, मैं लेकिन अनुपम जी अगर इसी पैनल में देख लें तो यहाँ राजकुमार जी कुछ और कह रहे हैं, स्वामी जी कुछ और कह रहे हैं। बात कर रहा हूँ, हम तो चाहेंगे स्वामी जी हमें एजुकेट करें कौन सा शास्त्र है, क्योंकि मैंने भी आज तक तो सूर्य ग्रहण का और ये तो समझा ही है, और बहुत विधि विधान तो है ही। मंत्रों का जाप करने से बाकी विद्वानों ने कहा ही है कि जब शुरू होता है ग्रहण तब मंत्रों का, अच्छा अगर मंत्र नहीं भी कर सकते, केवल आप मनस जाप करें, नाम जाप करें, तो आपको बहुत, जैसे ओम नमः शिवाय ही करें, कंटिन्यूसली करें, क्योंकि नया मंत्र ग्रहण करना या मंत्र की सिद्धि करना ये एक अलग प्रक्रिया है जो सिद्ध लोग कर सकते हैं। जो सामान्य जनमास है उनके लिए तो नाम जाप ही काफी है। अच्छा, मैं अब तो जनरल चीजें तो पूरे ऑडियंस को मालूम ही है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, बहुत स्पेसिफिकली और कहाँ होने वाला है वो मैं कहना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। ये देखिए, इफेक्ट तो ठीक है, 4 महीने, किसी ने कहा 180 दिन तक रहेगा, 4 महीने तक तो ये रहेगा टोटल एक्लिप्स जो है, लेकिन इसका इफेक्ट जिस राशि में हो रहा है और ऑपोजिट राशि जो हो रही है उन कंट्रीज और सिटीज पे होगा। तो ये कौन से कंट्रीज हैं? शतभिषा और पूर्व भाद्रपदा के जो प्लेसेस हैं, जम्मू एंड कश्मीर का जो ईस्टर्न पोर्शन, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी, आगरा, लखनऊ, नेपाल का ईस्ट और तिब्बत, और कुंभ राशि के लिए अफगानिस्तान, मेक्सिको, ग्रीस, ऑक्सफोर्ड, ब्रसेल्स, बल्गेरिया, अल्बेनिया, इंडिया के पार्ट्स, मुंबई, कोस्टल बंगाल, वेस्टर्न उड़ीसा, रशिया और डेनमार्क, और लियो के लिए यानी कि सिंह राशि के लिए फ्रांस के कुछ पार्ट्स, इटली, चार्डिया, शिकागो, इंडिया के अंदर अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान। तो ये जो एरियाज हैं और जो लोग संबंधित हैं, क्योंकि चंद्र भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, रोम का पार्ट, और जो ज्वेलर्स हैं उस प्रोफेशन के ऊपर इफेक्ट होगा। फॉरेस्ट में, जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, जानवर हैं, इनके ऊपर असर होगा। और क्योंकि सूर्य इन्वॉल्व है, आप वो सकारात्मक, नकारात्मक, शुभ या नहीं, नकारात्मक, पॉजिटिव तो नहीं है। मैं क्योंकि नंबर 7 के ऊपर जो ये हो रहा है, पूर्व भाद्रपदा 25वां नक्षत्र भी है, और जो टोटल है सिटीज के जिनका टोटल 25 आ रहा है या 7 आ रहा है, जैसे कि चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, यहाँ पे दिक्कत नजर आ रही है। और ये जो नक्षत्र है शतभिषा और पूर्व भाद्रपदा जो है, ये अगले 3 महीने के लिए हमें किसी भी शुभ कार्य के लिए, ट्रैवल के लिए और कोई भी ऑस्पिशियस इवेंट के लिए या हाउस वार्मिंग अगर कोई करना चाह रहा है तो इसमें नहीं करना चाहिए। मंगल की दशा तो 9/9 से शुरू हो ही रही है, 9 सितंबर से। तो दान क्या करना है, देखो मुझे भी 2 मिनट दे दीजिए, सब लोगों ने तो बात की है। तो रक्त चंदन, लाल फूल, गोल्डन कॉपर कलर की चीज, और राहु का भी दान जो है, और केतु का दान, सप्त धान का जो है दान किया जा सकता है, कल सुबह किया जा सकता है। फुटवेयर दिया जा सकता है, थोड़ा लोहा, गोमेद, कस्तूरी, और कुछ लोग बकरा भी कहते हैं केतु के लिए, लेकिन हमें पता नहीं है, जिसको हम दान देंगे उसका बलि कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूं कि जो कुत्तों के साथ क्रूएल्टी हुई है, लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रबल किया कुत्तों को, कुत्ता केतु को इंडिकेट करता है। और सिंह और कुंभ का एक्सेस जब इफेक्ट होता है, रूलर्स विश्व भर के जो हैं, जैसे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, मलेशिया में भी हुआ, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के ऊपर आफत लगी हुई है, यूएसए कभी भी अटैक होंगे, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अंदर
सिंह राशि जो उनका लगन है, मंगल बैठे हैं सर, वहां अब पे हो चर्चा रहा में है। डोनाल्ड तो ट्रंप अमेरिका खींची जो लाए है हैं, इसके अंदर तो युद्ध आप में कह रहे हैं ये इन्वॉल्व मन की होने वाला चंचलता है। और मन की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके मन की वजह से ही हम माने 50% टैरिफ लगा। क्या संभावनाएं दिखती हैं फिर? क्या ये नहीं, वापस टैरिफ- ले लेंगे, मन अपना बदलेंगे, अभी बुध या जो- अपना जो है इस्तीफा ना, दे देंगे? नहीं नहीं, उनका जो है बुध जो है 5 नंबर, फेट प्रणय नंबर जी है। बार बार और मुस्कुरा रहे हैं, सर मैं आ रही हूँ आपके पास। बुध जो है अस्त है काफी समय तक, 2 महीने के लिए। और इसीलिए बुध ऐसा प्लैनेट है कि वो जो बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। मतलब आज वो बोलेंगे मोदी जी हमारे बेस्ट फ्रेंड है और 50% टैरिफ लगा देंगे। कभी बोलेंगे चाइना उनके बेस्ट फ्रेंड है। उनको किसी ने भी बिलीव नहीं करना चाहिए, वो एक्चुअली रीड कर रहे हैं। देखो, आपने देखा कि किसी भी नेता को जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हार गए थे, कैपिटल हिल के ऊपर उन्होंने इतने सारे लोग, कोई भी वो इम्प्रिजन हो सकते थे, लेकिन उसी दौरान उनके ऊपर गोली चली, कान की उधर से गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कितना भी आर्मी जनरली क्यों ना हो, उस समय डर जाता, लेकिन वो उसी समय खड़े हो गए। तो मंगल जब लगन में होता है किसी के, वो वॉरियर होता है। और ये युद्ध की तरह उन्होंने वॉर मिनिस्ट्री को जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिनिस्ट्री ऑफ वॉर में जो है रीनेम किया है। तो उनके इंटेंशंस बहुत क्लियर है। अमेरिका एक बहुत बड़े युद्ध में इन्वॉल्व होने वाला है। उसका जो डॉलर आप का ये कह रहे हैं जो बहुत बड़े युद्ध वर्चस्व में है, इन्वॉल्व होने जा रहा है डायरेक्ट तौर पर सुनिए तो, अमेरिका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, डॉलर की जो डोमिनेंस है, जिसको और इकोनॉमी को वो जो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुधरेगी नहीं, क्योंकि न्यू एक्सिस बन जाएंगे, डॉलर टूटेगा। और इससे जो है ऑल्टरनेटिव जो फ्रंट बनेगा, अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और डेमोन्स्ट्रेशंस डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट होंगे। ये हमने इनिशियल ऑफ द ईयर के अंदर ही प्रेडिक्ट किया था। बाकी अब प्रणव जी से जरा समझ लेते हैं, खगोल शास्त्री के तौर पर बार बार वो मुस्कुरा रहे थे, हो सकता है बहुत जो लोग यहाँ पर पैनल में अपनी बात रख रहे हैं उनसे आप सहमत ना हो प्रणव जी, लेकिन एक खगोल शास्त्री के तौर पर आप कैसे देखते हैं इसे? ये एक बहुत बड़ा एजुकेशनल मोमेंट होता है जब भी कोई एक्लिप्स होता है। आप जब स्कूल में होते हैं या आपको जब एक्लिप्स के बारे में पता चलता है, तो आपको देख के समझ में आता है कि जो आपने पढ़ा है कि लूनर एक्लिप्स तब होता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है और रेले स्कैटरिंग की वजह से चंद्रमा लाल दिखने लगता है, क्योंकि ब्लू अब्सॉर्ब हो जाता है और रेड ब्लू स्कैटर हो जाता है और रेड रिफ्लेक्ट हो जाता है, और वो उस पर जब चंद्रमा पे पड़ता है तो वो लाल दिखने लगता है। बहुत बड़ा एजुकेशनल मोमेंट है, पर ये एक रिसर्च मोमेंट नहीं है। ये कोई बहुत स्पेसिफिक रेलेवेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट इसकी आवाज बढ़वा नहीं है, पर एक बहुत बड़ा एजुकेशनल मोमेंट है और मैं इसको सिर्फ उस तरीके से देखता हूं और मैं इसके अलावा इसको किसी और तरीके से नहीं देखना चाहता। अच्छा, ये जो अवधि है, कुल अवधि इसकी 3 घंटे 30 मिनट जी, इस अवधि इतने लंबे वक्त के लिए लग रहा है, और इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि साल में ये साल का दूसरा और आखिरी ये चंद्र ग्रहण। अर्पिता देखिए, ऐसा है कि टोटल लूनर एक्लिप्स तो होते रहते हैं, मतलब ये कोई ऐसी एस्टोनिशिंग घटना नहीं है कि जिसकी वजह से हम बिल्कुल हमारी आंखें चौंधिया जाएं, ऐसा कुछ नहीं। टोटल लूनर एक्लिप्स होते रहते हैं और हमने अपनी जिंदगी में इतने सारे टोटल लूनर एक्लिप्स देखे। हाँ, ये बात है कि ड्यूरेशन बड़ा है, जो उसकी शेडो है वो इंडिया पे दिख रही है, हम डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, पर ये कोई बहुत एस्टॉनिशिंग चीज नहीं। अच्छा, इसको बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी ये सवाल होंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, थोड़ी देर में ये चंद्र ग्रहण जो है लगने वाला है। बहुत सारे लोग हैं, दिलचस्पी रखते हैं, इसे देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आपको मंदिर में जाप करते हुए नजर आ जाएंगे, वो उनकी अलग मान्यता आस्था है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको समझना चाहेंगे, इसको अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। तो एक खगोल शास्त्री तो ज्यादातर यही कहते हैं कि आप नंगी आंखों से इसे देख सकते हैं। क्या ये सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। आप रोज चंद्रमा देखते हैं, आप उस तरीके से चंद्रमा देखें। कोई रेज इसमें नहीं निकलती, साइंस ऐसा कुछ नहीं कहता कोई रेज हो जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता हो। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक ही आपकी आंख खराब हो जाए, लेकिन आगे भविष्य में नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। ये सब ये कोई बात, मतलब ये कोई बात ही नहीं है। सोलर एक्लिप्स में इस तरीके की आपको प्रिकॉशंस लेनी होती है, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम
ब्रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेज होती हैं, उनके फोटॉन्स बहुत एक्साइटेड होते हैं। जो फोटॉन्स मून पर पड़ते हैं वो ऑलरेडी रेडिएट हो चुके हैं, उनमें इतनी एनर्जी नहीं है। जो आपकी आंखों तक आ रहे हैं तो वो इतने ज़्यादा एक तरीके से कहें कि हाई पावर नहीं है कि आपकी आंखों को खराब कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल जाए, आप नंगी आंखों से देखें। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खूबसूरत टोटल लूनर एक्लिप्स है और एक बहुत बड़ा एजुकेशनल मोमेंट है। मेरे हिसाब से तो आई थिंक सबको देखना चाहिए, बहुत खूबसूरत चीज होती है। प्रवीण मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, आप इस पूरे चंद्र ग्रहण को कैसे देखते हैं, जरा ये समझाइए। और आम लोगों के लिए क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसका उनको ख्याल रखना होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अब ये समय लगभग थोड़ी देर में ही शुरू होने वाला है। अब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके लिए क्या ऐसी एहतियाती चीजें हैं जो करनी है नहीं करनी है, वो समझा दीजिए। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, जैसा आपका सवाल है उसी तरह के मैसेज आ रहे हैं। देखिए, ये चंद्र ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चंद्र ग्रहण ऐसे टाइम पर हो रहा है जिस टाइम पर हम भारत में प्रलय का अनुभव कर रहे हैं। जहां पंजाब में कभी मैंने तो नहीं सुना था कि इतनी तबाही हो जाए, इतने सारे जो है लोग परेशान हो जाएं बाढ़ की वजह से। तो जो प्राकृतिक वातावरण है इस समय हमारे देश में जो है बाढ़ की वजह से, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की परेशानियां हो रही हैं। और मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं कि जैसे घर में अगर आपके कोई लकड़ी का सामान है और उसमें अगर अच्छे से पेंट नहीं लगा है तो उसमें फफूंद लग जाएगी। तो ये क्या है कि सूर्य की किरणें उतनी अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा में ये ग्रहण लग रहा है, तो जो ये पूरी प्रकृति है, मनुष्य इसी प्रकृति का हिस्सा है। तो ग्रहण हो, सूर्य की किरणें हो, चंद्रमा की किरणें हो, वातावरण हो, हम सब पर असर डालता है। तो ये ग्रहण निश्चित रूप से सभी पर असर डालने वाला है। और क्योंकि इसकी लंबी अवधि है तो इस दौरान लोगों के मन में सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, बहुत अच्छा तरीका ये है कि इस दौरान अगर आप जग रहे हैं, अगर आप सो गए तब तो कोई बात ही नहीं, आप भोजन करके सो जाइए, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है। लेकिन यदि आप जाग रहे हैं और आप जैसे ग्रहण के समय में आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप मंत्र का जाप करें। अब सवाल उठता है कौन से मंत्र का जाप करें, तो अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है, आप सनातन धर्म को मानते हैं, गुरु परंपरा का पालन करते हैं, तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरु मंत्र नहीं ले रखा कोई बात नहीं, आप जिस देवी देवता को मानते हैं, मान लीजिए आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो आप भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप कर लीजिए। आप भगवान शिव के भक्त हैं तो शिव जी के मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो हम आपको मंत्र बता देते हैं। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत सरल मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर तुलसी की माला है तो उसका प्रयोग करके जाप कर लीजिए। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। ये मंत्र रुद्राक्ष की माला से जाप करें। इसके साथ ही जो लोग मंत्र जाप नहीं करना चाहते हैं वो लोग भजन कर सकते हैं। आप जो है भजन में इंटरेस्ट है, भजन करिए। जैसे अभी हम देख रहे थे विजुअल जो हरिद्वार से दिखाई दे रहे थे, उसमें लोग बैठ करके भजन कर रहे हैं, भजन कर लीजिए। कोई आप नाम जाप कर लीजिए। तो इस समय को आप जितना अच्छे तरीके से बिताएंगे उतना अच्छा, नेगेटिविटी पूरा से समय, दूर यानी जो रहेंगे। ग्रहण का पूरा समय है पंडित जी, जी करीब 1:30 बजे तक का, तब तक ही पूजा अर्चना करते रहना है। अगर कोई सो गया तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई उसके ऊपर नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं अर्पिता जी, कि ग्रहण काल में जो है भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और इसके बाद स्नान करते हैं, तो वो लोग जागते स्नान हैं। के लिए तो कहते हैं ग्रहण से पहले भी कीजिए और ग्रहण के बाद तो कीजिए। हाँ। तो ये दो बार स्नान करना जरूरी है जी। लेकिन ये सब के लिए नहीं है। जैसे जो हमारे सनातन धर्म में रूल बनाए गए हैं वो A to Z सभी को नहीं फॉलो करना है। जो लोग इसको ज्यादा मानते हैं, जैसे मान लीजिए पंडित जी हैं, ज्यादा मानते हैं, कर्मकांड करते हैं, ज्यादा पूजा पाठ में रहते हैं, तो ऐसे लोग ज्यादा माने। लेकिन जो आम जनमानस है, जो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, ऑफिस से थके हुए आए हैं, तो अगर आप जाग रहे हैं तो जितनी देर तक आप जाग रहे हैं उतनी देर तक आप किसी मंत्र का जाप कर लें, फिर आप सो जाइएगा। सुबह उठेंगे तो फिर आप स्नान करें, अपने घर के मंदिर की सफाई करें, उसके बाद आपके घर के पास जो देवालय हो वहां जाकर के शिव जी की पूजा कर लीजिए। तो इस ग्रहण का कोई नेगेटिव असर आपके ऊपर नहीं होगा। हरिद्वार सीधे आपको अब लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय वहां से मौजूद हैं।
संजय, अगर आप सुन पा रहे हो तो हरिद्वार में आप क्या देख रहे हो? क्योंकि जिस तरह से मान्यताएं हैं, आस्था है, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रहण लगने से पहले, क्योंकि अब बस कुछ ही वक्त बचा है कह सकते हैं, उससे पहले स्नान कर लेते हैं। क्या घाटों पर आप ऐसे देख रहे हैं लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां शुरू है? जी हाँ, बिल्कुल लोगों के पहुंचने का सिलसिला तो है, लेकिन यहाँ अपेक्षाकृत कम लोगों की भीड़ नजर आती है। वैसे ही लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो डेडिकेटली, यानी कहें तो पूरी निष्ठा से सिर्फ चंद्र ग्रहण के समय अपने अनुष्ठान पूरे करने आए हैं। और ये सबसे अद्भुत संयोग है कि इस बार का जो पितृपक्ष है उसकी शुरुआत भी, प्रारंभ भी ग्रहण से हो रहा है और उसका जो समापन है वो भी ग्रहण से हो रहा है। सूर्य ग्रहण है अमावस्या को, लेकिन वो भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य है। और अभी चंद्रमा बिल्कुल अभी यहाँ पर बारिश होके रुकी है, तो ऐसे में पूरा जो वातावरण है वो बिल्कुल नहाया हुआ लग रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है। भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने तो स्नान किया है, लेकिन पूरे हरिद्वार ने स्नान किया है, हर की पैड़ी ने स्नान किया है। और ये पूरे उत्तराखंड में जगह जगह येलो अलर्ट है, बारिश का समय है, लेकिन लोग अब यहाँ भजन कीर्तन शुरू हो गए हैं। वहाँ हवन भी शुरू हो गया है। जो हवन की ज्वाला बारिश की वजह से मंद पड़ गई थी, अब वहाँ पर भी श्रद्धालुओं का जुटना और आहुतियाँ देने का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो ऐसे में अब ये जो 3 घंटे हैं, 9 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। पूरे भक्ति भाव से लोग ओतप्रोत रहेंगे। और गंगा के बारे में कहते हैं, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है। अगर सैकड़ों योजन दूर से भी अगर आप गंगा के नाम का जप करते हैं तो गंगा आपको उतना ही फल देती है। और ये तो ऐसी जगह है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ की त्रिवेणी, हरि की पैड़ी कहें तो भगवान विष्णु का प्रतीक है, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है यहाँ पर घाट पर। और हर की पैड़ी कहें तो भगवान शिव का वास यहाँ पर है। ब्रह्म कुंड जहां हम खड़े हैं, ये सामने का ब्रह्म कुंड का इलाका है। तो यहाँ ब्रह्मा ने हवन किया था, यज्ञ किया था, और उन्हीं की याद में ये हमेशा यहाँ पर यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित रहती है। और लोग अपनी मनोकामना के साथ, अपनी आकांक्षा के साथ, अपनी अभिप्सा के साथ लोग यहाँ आहुतियां देते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, पवित्र धारा में स्नान करते हैं। तो यानी अगर हम बात करें तो चंद्रमा मनसो जाता, सबसे ज्यादा असर चंद्रमा का मन पर पड़ता है। और यही वजह है, जब सूर्य ग्रहण देखने की बात आप सारे तमाम वैज्ञानिकों से बात कर रही थी, आप ज्योतिषाचार्यों से बात कर रही थी, तो मुझे उस समय वही लगा कि सूर्य कि डायरेक्ट लाइट जब हमारे पास आती है, उसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो वो वहां पर हमें हार्मफुल असर करती है। लेकिन चंद्रमा चूंकि अपनी लाइट से नहीं, सूर्य की रोशनी से चलता है, इसलिए, और कन्यागत सूर्य है, जिसके बारे में लोग श्राद्ध पक्ष को कनागत भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये कन्यागत सूर्य है। और जब सूर्य कन्या राशि में होता है तो सबसे ज्यादा धरती के नजदीक होता है। और हमारा वांग्मय ये कहता कि हमारे पितरों का वास चंद्रमा पर है, तो इसलिए जब सूर्य को हम जल देते हैं तो सूर्य के पास जल्दी पहुंचता है और वहां से तुरंत चंद्रमा तक पहुंचता है। इसलिए हम इस समय ये सारे अनुष्ठान करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं, क्योंकि सूर्य सबसे नजदीक होता है, कन्या राशि सबसे नजदीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो कौवों को, कुत्तों को, इन सारे लोगों को भोजन कराने की परंपरा भी यही है कि कहते हैं कि भाद्रपद में जो महिला कौवा है, जो मादा कौवा है, वो अंडे देती है और आश्विन में वो अंडों से बच्चे निकलते हैं। उनको पौष्टिक भोजन चाहिए होता है। और कौवा ऐसा प्राणी है जो पीपल और बरगद के फलों को खाता है, और वहां से वो पौधे, ना कहीं पीपल और बरगद की कलम मिलती है और ना कहीं उनके बीज मिलते हैं। वो बीज अगर आप लगाएं तो वो पौधा नहीं होता जब तक कौवा उनको खाकर अपनी बीट में उनको जगह, किसी भी जगह स्थापित ना कर दे, तब तक ये नहीं होते। और चूंकि हमारी प्रकृति को पीपल और बरगद इतना ऑक्सीजन देते हैं, लिहाजा हमारे ऋषियों ने ये परंपरा बनाई कि कौवे के बच्चों को, जब वो छोटे छोटे हों, उनके चूजों को सही पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के इंतजाम किए गए। और ये हमारा जो भी, मेरा ये मानना है कि ठीक है, विज्ञान अपनी तरफ, विज्ञान हमेशा प्रमाण मांगता है, लेकिन ज्ञान थ्योरी है, विज्ञान प्रैक्टिकल है। जब थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला दें तब वो सही एक ज्ञान बनता है, प्रज्ञा बनती है, जिसको हमारे ऋषियों ने ये बताया कि ये प्रज्ञा से संपन्न व्यक्ति ही विप्र होता है। तो विशिष्ट प्रज्ञा संपन्न होना चाहिए। और मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है, यानी सभी लोगों के अपने अपने विचार हैं। यही सनातन की खूबसूरती है
कि इसमें सनातन में एकादशी करने वाला भी सनातनी, नहीं करने वाला भी, ईश्वर को मानने वाला भी, नहीं मानने वाला भी, और मंदिर जाने वाला भी, नहीं जाने वाला भी, यानी ऐसी खूबसूरती है, सारे लोगों को एक साथ चलें। तो गंगा इसी की प्रतीक है कि गंगा में नदियां मिलती हैं, नाले मिलते हैं, सब एक साथ चलते हैं। चरय वेति संग गच्छध्वं संग वदध्वं संग वो मनांसि जानताम। हम एक जैसा चलें, एक जैसा सोचें, एक दिशा में चलें, तो यही हमारी संस्कृति कहती है। और ये चंद्र ग्रहण का भी यही, चंद्रमा मनसो जाता है, सबसे ज्यादा मन पे असर करता है। तो इसलिए बहती हुई नदियों और अच्छी जगह पर बैठना चाहिए और जल के पास रहना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं उस समय नेगेटिव एनर्जी यानी रेडियोधर्मी जो शक्तियां हैं वो यहाँ पर काम करती हैं, और रेडियोधर्मिता को दूर करने के लिए पवित्र नदियों के पास और अच्छे धाम में बैठना चाहिए, उनके नजदीक जाकर वहां पर जप करना चाहिए, जिससे हमारा मन, तन और धन तीनों ही एक सीध में हो। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होते हैं तो ग्रहण होता है, वैसे ही ये है कि अगर हमारा तन, मन और धन एक सीध में हो जाए, यानी पवित्रता की रेखा में आ जाए, तो फिर वो ग्रहण का असली अर्थ वहीं पर सार्थक होता है। कुछ ग्रहण करना यानी कुछ लाभ लेना। बिल्कुल। और संजय, आप जिस खूबसूरती की बात कर रहे हैं, आपने उस खूबसूरती के साथ यहाँ पर दो धुरियों को एक साथ लाकर ज्ञान की बात कह दी है। प्रणव शर्मा जी भी और तमाम जो और लोग हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है, और दोनों को अगर आप मिला दीजिए तो वो एक अलग ज्ञान का रूप ले लेता है। यही आपने समझाया है, और ये हमारे इन हाउस ऐसे ज्ञाता हैं जो हर विषय पर इतना अच्छा ज्ञान रखते हैं। संजय जी,